दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, कल बात जहां से छोड़ी थी वहीं से शुरू करता हूं। बिहार में चुनाव नतीजा घोषित हुए 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से वंचित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन जारी है। इसी का नतीजा यह है कि नीतीश कुमार आज तक मुख्यमंत्री आवास से बाहर कदम नहीं रख पाए हैं। अपने विधायकों से भी उनका संपर्क टूटा हुआ है। क्या नीतीश का प्रतिरोध भाजपा तोड़ पाएगी? यह लाख टके का सवाल है। अभी तक नीतीश ने घुटने नहीं टेके हैं। वे इस बात पर जमे हुए हैं कि चुनाव उनके नेतृत्व में हुआ है, उन्हीं की योजनाओं के मुताबिक हुआ है, उन्हें ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। दरअसल नीतीश का प्रतिरोध टूटेगा या नहीं टूटेगा, यह लाख टके का सवाल है। इस पर बिहार की राजनीति का भविष्य निर्भर है। मीडिया इस जोड़बाकी में लगा है कि अगर नीतीश भाजपा के दबाव के सामने झुकने से इनकार कर देते हैं, तो क्या स्थिति बनेगी? मीडिया का गणित कहता है कि नीतीश अगर पलटते हैं, तो सूरत में नीतीश और महागठबंधन मिलकर 125 तक पहुंचते हैं मुश्किल से। लेकिन वह भी तब जब नीतीश के सभी विधायक उनके साथ गारंटी से रहें। ध्यान रहे कि एकनाथ शिंदे का लंबा प्रतिरोध भाजपा ने महाराष्ट्र में कैसे तोड़ा था। शिंदे कह रहे थे कि अगर वे मुख्यमंत्री नहीं बने तो सरकार को बाहर से समर्थन देंगे। इस पर भाजपा ने शिंदे के ही साथियों को उनके पास भेजा और सवाल उठवाया कि अगर वे सरकार में शामिल नहीं होंगे तो फिर उन साथियों का क्या होगा। वो तो लंबे अरसे से सवाल सरकार में शामिल होने का इंतजार कर रहे थे और सरकार में शामिल होने के मंसूबे के साथ ही उन्होंने चुनाव लड़ा था। नीतीश की हालत तो शिंदे से भी ज्यादा खराब है। नीतीश का पूरा संसदीय दल, 12 लोकसभा और 4 राज्यसभा के सांसद पहले से ही भाजपा ने ललन सिंह के जरिए प्रबंधित कर लिए हैं। नीतीश के कम से कम 40 विधायक भाजपा के नजदीकी संपर्क में हैं। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि क्या इतने भव्य तरीके से चुनाव जीतने वाला कोई नेता घर में चुपचाप बैठना पसंद करेगा? कोई और परिस्थिति होती, कोई और नेता होता तो वह अपने रणनीतिकारों और सलाहकारों की मंडली से घिरा हुआ योजनाएं बना रहा होता। वह अपने विधायकों के जीवंत संपर्क में होता। वह पत्रकारों के बीच कम से कम एक बार तो गया ही होता। दरअसल नीतीश को निकलने ही नहीं दिया जा रहा है। सुरक्षा के नाम पर वहां जैमर्स भी लगा दिए गए हैं। नीतीश के लिए नेट का इस्तेमाल करना भी मुश्किल है। जब नतीजे आए थे तो निगरानी का पूरा सेटअप उनके आवाज को अपने शिकंजे में तुरंत नहीं ले पाया था। इसलिए उन्होंने एक ट्वीट कर दिया था। यह ट्वीट बिहार की प्रगति के बारे में था। तब उन्हें भी नहीं पता था कि इसके बाद वे कोई और ट्वीट तक नहीं कर पाएंगे। अगर पता होता तो उनका यह ट्वीट राजनीतिक किस्म का होता। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को और अपने विधायकों को, अपने सांसदों को संदेश का ट्वीट होता। लेकिन नीतीश इस वक्त अपनी पार्टी, अपने जनाधार और अपने विधायकों को कोई संदेश तक नहीं दे पा रहे। सीसीटीवी कैमरों और मॉनिटरिंग के हर उपाय के जरिए मुख्यमंत्री आवास की और उसके इर्द गिर्द की गतिविधियां नियंत्रित और निर्देशित की जा रही हैं। यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में अभूतपूर्व है। महाराष्ट्र में भाजपा ने जो किया था वह उससे तिकड़मों और हथकंडों में तो अलग है, क्योंकि बिहार महाराष्ट्र नहीं है, लेकिन मॉडल दरअसल ये महाराष्ट्र का ही है। जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा हो, जिसकी योजनाओं के कारण चुनाव जीता गया हो, जिसकी साख का इस्तेमाल करके गरीब जनता के वोट लिए गए हों, उसी को गद्दी से हटाने का मॉडल ही महाराष्ट्र का मॉडल है। वे हथकंडे कौन से हैं जो मुंबई से अलग हैं और पटना में आजमाए जा रहे हैं? महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को घर में या मुख्यमंत्री आवास में कैद नहीं किया गया था। वे इधर-उधर जाने के लिए आजाद थे, यहां तक कि भाजपा से गुस्सा होकर अपने गांव चले गए थे और वहां कोप भवन में कई दिन तक बैठे रहे। पर भाजपा अपने इरादे से जरा भी नहीं हटी। उसने शिंदे को मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री में घटा कर माना। बिहार में नीतीश के पास कोई कोप भवन नहीं है। वे मुख्यमंत्री आवास में बंद रहने के लिए मजबूर हैं। हम जानते हैं कि वे उप मुख्यमंत्री बनने के लिए भी राजी नहीं होंगे। उन्हें गवर्नर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली ही नहीं है, अभी लंबे अरसे तक खाली नहीं रहेगा। केंद्र में मंत्री बनने में भी नीतीश की कोई दिलचस्पी नहीं है। वो केंद्र में रेल मंत्री रह चुके हैं और भी केंद्र में मंत्री पद का अनुभव उनको है।
मुख्यमंत्री आवास पर बीएसएफ और सीआरपीएफ का पहरा लगा हुआ है। किसी भी पत्रकार से पूछिए, वो यही कहेगा कि पहरेदारी के कारण मुख्यमंत्री आवास में आवाजाही बहुत ही सीमित है, दिखाई दे रही है। बड़े नियंत्रित ढंग से एक ही तस्वीर मुख्यमंत्री आवास से पिछले 48 घंटे में बाहर निकाली गई है। चिराग पासवान से मिलते हुए, बाकी किसी नेता से मिलते हुए नीतीश की तस्वीरें भी उपलब्ध नहीं है। दरअसल नीतीश से एनडीए के वही नेता मिल पा रहे हैं जिन्हें भाजपा अपना एजेंडा देकर उनके पास भेज रही है, और भाजपा का एजेंडा यह है कि नीतीश मुख्यमंत्री पद पर अपना 20 साल से चला आ रहा दावा छोड़ दें, एनडीए के भीतर कोई हंगामा ना हो। दोस्तों, हमें नियंत्रित ढंग से बताया गया है कि जेडीयू नेता उमेश सिंह कुशवाहा, हर्षवर्धन सिंह, श्रवण कुमार वगैरह उनसे आशीर्वाद लेने और सरकार गठन पर चर्चा करने के लिए वहां पहुंचे। यह भी हमें बताया गया है कि इन मुलाकातों में नीतीश ने एनडीए की जीत पर संतोष जताया और विकास कार्यों पर जोर दिया। अगर पत्रकार इन छुड़वैये नेताओं से मिलकर पूछते हैं तो इसी प्रकार के ढर्रे के जवाब मिलते हैं। आज जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान फिर उनके पास गए। पासवान तो कल भी गए थे। दरअसल पासवान भाजपा के संदेश और दलीलें लेकर उनसे बार-बार मिल रहे हैं। हम जानते हैं कि चिराग पासवान भाजपा के पुराने मोहरे हैं। भाजपा जब चाहती है तो वे एनडीए से अलग होकर लड़ते हैं, और जब चाहती है तो एनडीए के भीतर आ जाते हैं। हर हालत में उनका इस्तेमाल नीतीश को काटने में किया जाता है। अभी कल ही एनडीए की भीतरी जानकारी रखने वाले समीक्षक ने मुझसे कहा था कि बिहार में गरीब जातियों में अपना आधार बनाने की भाजपाई कोशिश को कामयाब करने में चिराग पासवान की दूरगामी रूप से प्रमुख भूमिका होने वाली है। नीतीश से मिलने के बाद दिया गया चिराग का बयान भी चालाकी से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि वे पर्सनली फील करते हैं कि नीतीश को ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। यह पर्सनली फील करने का मतलब क्या हुआ? क्या भाजपा द्वारा अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोशिशों का विरोध करके वे नीतीश की दावेदारी का खुला समर्थन नहीं करना चाहते? नहीं, ऐसी जरूरत उनकी नहीं हो सकती। जो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं और ललन सिंह के साथ नीतीश कुमार के दाएं हाथ माने जाते हैं, उन संजय झा से जब इंडियन एक्सप्रेस ने यह पूछा, क्या नीतीश 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर रिकॉर्ड बनाएंगे? तो संजय झा का गोल-मोल जवाब था, जब वक्त आएगा तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। संजय झा कौन है? हम सब जानते हैं कि वे भाजपा के दिवंगत नेता अरुण जेटली के आदमी रह चुके हैं। एक तरह से संजय झा ने ठीक ही कहा है कि एनडीए के भीतर कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। सही बात है, कोई भ्रम नहीं है। मुख्यमंत्री भाजपा का बनने वाला है, कोई भ्रम नहीं है। बस नीतीश के पिघलने का इंतजार है, उनका प्रतिरोध टूटने का इंतजार है। कहना ना होगा कि संजय झा से ज्यादा नीतीश समर्थक वक्तव्य तो मांझी की पार्टी हम के अध्यक्ष का है। उन्होंने नीतीश से मुलाकात के बाद बेहिचक कहा कि वे ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी उन नेताओं में जोड़ा जा सकता है जो नीतीश के साथ बेखटके खड़े हुए हैं। दरअसल कुशवाहा शुरू से ही चिंतित रहे हैं कि कहीं इस बार भाजपा नीतीश को हटाकर अपना व्यक्ति कुर्सी पर न बैठा दे। अगर ऐसा हुआ तो कुशवाहा को पता है कि किसी भाजपाई पिछड़े की आड़ में सामाजिक न्याय के विरोधियों की हुकूमत ही चलने वाली है। ऐसी बात नहीं कि जनता दल यूनाइटेड के लोग नीतीश को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके पास दरअसल बचाव के अलावा और कोई रास्ता बचा नहीं है। फिलहाल वे इस स्थिति में नहीं है कि भाजपा के खिलाफ कोई उकसावे वाला वक्तव्य देकर कुछ हासिल कर लें। ऐसे वक्तव्य तो तब दिए जाएंगे जब और कोई चारा नहीं दिखेगा। लेकिन क्या कोई चारा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस समय नीतीश के लोगों की कोशिश भाजपा के ड्रीम या सपने को, बिहार के ड्रीम या सपने को मोदी नीतीश की जोड़ी के रूप में परिभाषित करके अपना केस पेश करने की के अलावा कुछ नहीं है। यानी कहा यह जाए कि मोदी प्रधानमंत्री हों और नीतीश मुख्यमंत्री हों, यही बिहार का सपना है। लेकिन क्या भाजपा इस सूत्रीकरण को सुनकर नीतीश के प्रति नरम हो जाएगी? दरअसल नीतीश के लोगों द्वारा किए जाने वाला यह सूत्रीकरण कुल मिलाकर, जैसा कि मैंने कहा, बचाव की कोशिश ही है। जो पार्टी पहले नीतीश को टाइगर जिंदा है की तर्ज पर पेश कर रही थी, वह भाजपा के आक्रामक रवैये और योजना के सामने कोने में सिमट गई है और किसी न किसी प्रकार अपने कदम टिकाए रखने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। एक तरफ नीतीश को मुख्यमंत्री पद से हटाने का ऑपरेशन चल रहा है और दूसरी तरफ एक-एक करके वे तमाम हथकंडे सामने आते जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल करके चुनाव आयोग ने भाजपा के लिए यह चुनाव जीतने का रास्ता साफ किया। इसमें सबसे बड़ा और आंख खोल देने वाला हथकंडा है जीविका दीदियों का बूथ स्तर पर दुरुपयोग। आयोग ने लगभग 1,80,000 जीविका दीदियों को मतदान ड्यूटी पर तैनात किया था। 6 और 11 नवंबर को हुए मतदान के दिनों में प्रत्येक दिन
90,000 जीविका दीदियां 45,000 पोलिंग स्टेशनों पर अतिरिक्त सहायता के रूप में लगाई गईं। बावजूद इसके कि वहां नियमित 4.5 लाख पोलिंग स्टाफ और सुरक्षाकर्मी पहले से मौजूद थे। इनमें से अधिकांश दीदियां महिलाओं के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। चुनाव से ठीक पहले जीविका योजना के तहत बिहार सरकार ने अन्य महिलाओं के साथ इन दीदियों को व्यवसाय शुरू करने के लिए 10-10 हजार रुपए की एक मुश्त राशि का भुगतान किया था। पहली किस्त सितंबर में जारी हुई, जबकि दूसरी और तीसरी किस्तें चुनाव प्रक्रिया के बीच 1 से 11 नवंबर के बीच जारी की गई। इसके साथ ही इन दीदियों को लालच दिया गया कि अगर एनडीए सरकार आई तो प्रति दीदी उन्हें 1,90,000 रुपए और मिलेंगे। साथ में डर भी दिखाया गया कि अगर एनडीए चुनाव हार गया तो उस उनको उनको मिलने वाली ये रकमें बंद हो जाएंगी और ये रकमें उनसे वापस भी मांगी जा सकती हैं। प्रश्न यह है, और बहुत बड़ा सवाल है, क्या यह हितों का टकराव नहीं है? राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआई एमएल और कुछ निष्पक्ष मीडिया कर्मियों का आरोप है कि 10,000 रुपए का भुगतान और लाभार्थी महिलाओं को ही चुनाव ड्यूटी पर लगाना कैश फॉर वोट का सीधा उदाहरण है, जो लोक प्रतिनिधित्व कानून और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करता है। सीपीआई एमएल के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने सवाल उठाया है कि आखिर इन दीदियों की ड्यूटी क्या थी? क्या उन्हें प्रशिक्षण दिया गया? क्या उन्हें कुछ भुगतान दिया गया? या वे एनडीए के पक्ष में महिलाओं को वोट डालने के लिए मोबिलाइज करने हेतु इस्तेमाल हुई? कुछ पूर्व चुनाव आयुक्तों का कहना है कि इसके पक्ष में दिया गया चल रही योजनाओं जैसी दलील सड़क या पुल जैसी सार्वजनिक योजनाओं के लिए है, न कि व्यक्तिगत लाभार्थियों को नकद देने के लिए। अरवल में एक पीठासीन अधिकारी की मौत के मामले में ईसीआई ने जीविका दीदियों द्वारा वोट प्रभावित करने की शिकायतों का संज्ञान लिया है। दरअसल ऐसी बहुत सी शिकायतें हवा में हैं। न जाने कितने वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं जो दिखाते हैं कि जीविका दीदियां किस तरह वोटरों को बहला फुसलाकर एक खास तरीके से वोट देने के लिए प्रेरित कर रही हैं। चुनाव विश्लेषक अमिताभ तिवारी और पत्रकार संजीव श्रीवास्तव ने जीविका दीदियों की तैनाती को गेम चेंजर माना है, क्योंकि इससे महिलाओं के वोट एनडीए की ओर झुकाने में सफलता हासिल की गई है। एनडीए साफ तौर पर कह रहा है कि यह एक सफल रणनीति है, जिसका इस्तेमाल उसे चुनाव आयोग ने न केवल करने दिया, बल्कि आयोग ने ही जीविका दीदियों की मतदान केंद्रों पर तैनाती की। बावजूद इसके कि उसके पास पर्याप्त संख्या में अन्य कर्मचारी भी थे। धीरे धीरे यह भी खुलकर सामने आ रहा है कि एसआईआर के कारण काटे गए और जोड़े गए वोटों ने क्या खेल किया। इसका एक उदाहरण बक्सर यानी निर्वाचन क्षेत्र संख्या 200 के रूप में सामने आया है। अगर 2020 के परिणामों से इस बार के परिणाम की तुलना की जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि इस बार नया क्या हुआ। बाकी सभी वोट तो कमोबेश उसी पैटर्न पर पड़े, लेकिन जो 30,000 नए जोड़े गए थे वे पूरे के पूरे भाजपा उम्मीदवार को मिल गए।